हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी सौम्या दीदी आपके लिए मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के तैयार हैं। और जैसा कि परसों की वीडियो में हमने ये समझा था कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कल के वीडियोस में हमने ये समझा था कि एक आव्यूह का ऋण आव्यूह या ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है, या हम उसे उस आव्यूह का उल्टा भी बोल सकते हैं। तो एक आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है, और उसके अलावा हमने एक और टॉपिक क्लियर किया था कि किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणा कैसे करते हैं। तो आज आपके इस वीडियो में मैं आपको एक चीज ये समझाऊंगी कि आव्यूहों का अंतर कैसे निकालते हैं। आव्यूह का अंतर का मतलब कि दो आव्यूहों का आपस में घटाते कैसे हैं, और उसके अलावा हम अपना अगला जो टॉपिक होगा वो आव्यूहों के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में सबको बताइए और उन्हें ये बताइए कि मैम 11th और 12th दोनों की प्रॉपर क्लास लेके आ रही हैं। अभी इससे पहले मैंने आपके छोटे भाई बहनों के लिए 11th की क्लास लेक्चर 1 प्रिपेयर किया है। सेट थ्योरी शुरू हो गई है, जल्दी से आकर के जुड़ जाएं। और जो भी सजेशन हो आपकी, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें जानना है आव्यूहों का अंतर कैसे निकालते हैं। आव्यूह का अंतर निकालने के लिए जैसे आपने आव्यूहों का योग किया था, दो आव्यूह हमारे पास होने चाहिए जिनकी कोटि समान होनी चाहिए। जब भी आपको इन्हें जोड़ने या घटाने को कहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे आव्यूह ही देगा जिनकी कोटियां समान होंगी। तो यहाँ पर a और b हमारे पास दो आव्यूह हैं और हमको a माइनस b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a माइनस b बराबर, अब हमारा आव्यूह फर्स्ट हम लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1। ये हमारा आव्यूह एक हो गया। हमें क्या करना है, इन्हें घटाना है, तो बीच में हम माइनस लगा देंगे और हम अपना दूसरा आव्यूह लिख देंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ये हमारा दूसरा आव्यूह हो गया। यानी कि ये डिनोटेशन केवल इसलिए है कि हम आव्यूह A में से आव्यूह B को घटाने जा रहे हैं। अब इसके बाद में जब हम इन्हें घटाएंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर, हम एक आव्यूह में बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे और अब इसके अंदर लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम आव्यूहों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आव्यूह पहले आव्यूह के से दूसरे आव्यूह के संगत एलिमेंट को जोड़ा जाता है। तो इसी तरह जब हम आव्यूहों को घटाएंगे तो पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह दोनों के जो संगत एलिमेंट होंगे, यानी संगत करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे, उनको क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 1 है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 3 है, दोनों के बीच में माइनस लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बीच में 2 है और यहाँ पर बीच में -1 है। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर भी आपको कहीं माइनस मिले वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ हमें बीच में भी माइनस मिला है और यहाँ भी माइनस है, और दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, तो ये -1 + 1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ लास्ट में 3 है और इधर भी लास्ट में 3 है, 3 - 3 हो गया। इसी तरह यहाँ शुरुआत में 2 है और यहाँ भी -1 है, माइनस और ये माइनस मिलके +1 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 3 और 0 है, तो 3 - 0 हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा लास्ट में। अब उसके बाद आपको इसे सिंपली अपने नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट कर लेना है। नॉर्मल मेथड मतलब हम बचपन से जोड़ घटाना जो सीखे हैं उसी मेथड से। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जब 1 से 3 घटेगा -2 बचेगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 बचेगा, 3 से 3 घटकर 0 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 से 0 घटेगा 3 हो जाएगा और 1 से 2 घटेगा तो -1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको इनका बहुत कम ही काम मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर मिलेगा। वैसे कम तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका छोटा मेथड है, ये आपके बड़े सवालों को लगाने में आपको आसानी करेगा, बस इतना ही इसका काम है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बड़े सवाल लगेंगे।
तो इसलिए अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो वैसे आपको मैथ्स में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही करते हैं, मैथ्स जब पढ़ते हैं तो ज़रूरी कि जब भी आप मैथ्स पढ़ें पहले वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। फिर क्योंकि ये आपका वीडियो है, जब आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी तो बात दूसरी होगी, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको क्या करना होगा, आपको साथ साथ नोट करते जाना होगा, या अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस में भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, या फिर आप लाइव क्लास लेने के बाद में एक बार वीडियो चला कर देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आप जहाँ चाहें वहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसको समझिए अच्छे से, फिर वीडियो को रोक करके उसे अपने आप लगाने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपने आप लगा लें उसके बाद में फिर वीडियो का एक बार से सोल्यूशन देखिए और आंसर को मैच कर लीजिए। ये मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको सिंपली क्या करना है, पहले अवयव के हर एलिमेंट को दूसरे अवयव के हर एलिमेंट को पहले अवयव के संगत एलिमेंट से बस सिंपली माइनस कर देना है। अब आइए हम एक छोटे क्वेश्चन से इसे रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और आपको ऑनलाइन या फिर जो ये क्लासेस होती हैं, वीडियो लेक्चर जो होते हैं, इनका सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हमें एक अवयव दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 - 3 2 1, और दूसरा अवयव दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू 2 3 1 - 2, और इन दोनों को हमें आपस में घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, पहले डिनोटेशन के लिए a - b लिख लेंगे, फिर हम जानते हैं कि a वाला अवयव हमें आगे लिखना है, 4 - 3 2 1, इसे हमने आगे लिख लिया, बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे। b वाला अवयव हम पीछे लिख देंगे, 2 3 1 - 2। अब क्या करना है, अब हमें संगत अवयव के संगत एलिमेंट से दूसरे अवयव के संगत एलिमेंट को घटाना है। तो सबसे पहले 4, और यहाँ पर संगत एलिमेंट है 2, और दोनों के बीच में लगेगा माइनस, तो 4 - 2। फिर इधर है -3 और इधर है +3, और दोनों के बीच में लगा है माइनस, तो -3 - 3। इधर है 2, इधर है 1, और दोनों के बीच में लगाना है माइनस। इधर है 1 और इधर है -2। अब आपको ध्यान देना है कि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2। अब जब आप इसको हल करेंगे, यहीं पर कर देते हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 4 से 2 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी दो समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं या गुणा होता है तो क्या आता है, जब दो समान चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब दो समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं तो आता उत्तर नेगेटिव में है, लेकिन जुड़ जाते हैं। जैसे -3 में -3 जोड़ेंगे, यानी अगर हम दो, मान लो हम माइनस को बुरा मान लें और प्लस को अच्छा मान लें, 3 बुरे इंसान 3 अच्छे इंसान आपस में जुड़ेंगे तो एक दूसरे की बुराई को खत्म करके 0 कर देंगे। लेकिन 3 बुरे इंसान और 3 बुरे इंसान अगर आपस में बैठेंगे तो मिलके क्या होगा, 6 बुरे इंसान बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, अगर माइनस में दोनों चीजें आपस में जोड़ी जाएंगी तो क्या होगा, नंबर डबल हो जाएगा, यानी 3 और 3 जुड़ करके 6 हो जाएंगे, लेकिन माइनस आगे लगा रहेगा। अब 2 से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और यही सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अवयवों के योग का गुणधर्म है। अब देखिए, आपको हर चीज समझना पड़ना अपने आगे की पढ़ाई के लिए और 12th क्लास में भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर चीज बताती जाऊंगी, और जो चीज आपके काम की है
उतना आपको पढ़ते जाना है, बाकी स्किप करते जाना है। देखिए आपका जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है अवयवों के योग के गुणधर्म। ठीक है, अब इन गुणधर्मों में आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी कैलकुलेशन को छोटा करेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप क्या करेंगे, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन को बहुत लंबा लिखेंगे, हो सकता है कुछ सवाल आपके लग ही ना पाए। इन गुणधर्मों का यूज आपके सवालों को छोटा करने और आसान करने में होगा, लेकिन क्या करना है, आपको केवल इनका रिजल्ट याद रखना है। यानी आखिरी में आपको जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी या जो वो बताऊंगी कि क्या रिजल्ट आया, क्या गुणधर्म है, केवल वो। इनका नाम थोड़ा सा हिंदी में कठिन है, लेकिन आपको नाम याद रखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप एक अच्छे स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं, भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, या फिर मतलब बच्चों को ऐसे, या आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ पता हो, तो आप नाम भी याद कर सकते हैं। वैसे आपको नाम का कोई भी काम नहीं है। तो पहला होता है क्रम विनिमय नियम। मैं आपको नाम याद करने का भी आसान तरीका बताऊंगी। क्रम विनिमय नियम, या विनिमय भी कहते हैं, विनिमय भी कहते हैं। क्रम विनिमय नियम देखो, अवयवों का क्रम विनिमय नियम, आई होप आपको दिख रहा होगा। अवयवों का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a + b = b + a। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। क्रम का मतलब आप जानते हैं, ऑर्डर। विनिमय का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। और नियम आपको पता ही है, यानी क्या होता है, हम ऑर्डर को बदल भी सकते हैं, क्रम को बदल सकते हैं। यानी आप जैसे जानते हैं योग का क्रम विनिमय क्या होता है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, आपको नहीं याद होगा। आज मैं आपको बता रही हूँगी तो आपको सोचना पड़ रहा होगा कि आपने कब क्रम विनिमय पढ़ा है। या आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा है। मैंने तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया था, अब पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, जैसे 2 और 3 2 अंक आपको दिए हुए हैं। अब इन अंकों को आपको जोड़ना है, तो आपके पास जोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला, आप 2 में 3 जोड़ दें, और दूसरा आप 3 में 2 जोड़ दें। कि आप ट्राई कर सकते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। तो इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। यानी इन पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है। किसी भी अंक को आगे और पीछे लिख करके अगर आप जोड़ेंगे तो उत्तर समान आएगा। तो उसी तरीके जो हमारे अवयव होते हैं ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी आप अगर मैट्रिक्स ए को आगे रखेंगे, बी को पीछे रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। अगर बी को आगे रखेंगे, ए को पीछे रखेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, आइए एक छोटे से मैट्रिक्स में करके देख लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 0 1 3, ये हमारा पहला मैट्रिक्स है, और 3 0 1 2 ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। अब अगली बार में क्या करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को आगे लिख लेते हैं 3 0 1 2, और अगला मैट्रिक्स जो पहले वाला था 2 0 1 3 2 0 1 3, इनको इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब जोड़ कर देखते हैं कि क्या उत्तर समान आता है। तो अब आपको जो मैंने योग करने का तरीका बताया उतने लंबे तरीके पे नहीं जाना, डायरेक्ट जोड़ना है। हम जानते हैं, मेरे साथ जोड़ते रहिए। पहले स्थान पर 2, पहले स्थान पे 3, दोनों जुड़ करके आ गया 5। पहले दूसरे स्थान पर यहाँ 0, यहाँ पे दूसरे स्थान पर 0, 0 में 0 जुड़ा 0 आ गया। यहाँ पर 1, इसी स्थान पर यहाँ पर 1, 1 और 1 जुड़ करके 2 आ गया। यहाँ पर आखिरी में 3, यहाँ पर आखिरी में 2, 3 और 2 जुड़ करके 5 आ गया। यानी इस ऑर्डर का उत्तर ये आया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस ऑर्डर का उत्तर भी यही आएगा। पहले 1 1 पोजीशन पर 3, यहाँ पर 1 1 पोजीशन पर 2, 3 2 5, यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर 0, यहाँ दूसरी पर 0, 0 + 0 0, 1 और 1 जुड़ करके 2, और 2 और 3 जुड़ करके 5। अब आप देख सकते हैं कि आपके दोनों आंसर इक्वल है।
इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मैट्रिक्स को आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। अब अभी आपको लग रहा होगा क्या जरूरत है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कई बार किसी मैट्रिक्स को आगे लिखने पर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है, और जहां जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है वहां हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पे क्या आता है, जीरो ही आ जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे क्रम विनिमय नियम का पालन करा सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा दूसरा नियम होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको अल्टीमेटली क्या याद रखना है, इसे याद रखना है। यानी हमारा क्रम विनिमय क्या होगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। नाम आपका नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, चलेगा, वैसे याद रखिए तो अच्छा रहेगा। अब दूसरा आपका नियम क्या है, जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं यानी हमारे आव्यूह होते हैं, ये साहचर्य नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करते हैं। सेकंड होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम भी कुछ कुछ क्रम विनिमय नियम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब साहचर्य नियम को हम कैसे समझते हैं, साहचर्य का मतलब होता है सहचर। सहचर मतलब साथ में रहने घूमने वाले, वो हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे दोस्त या हमारे भाई बहनों और हमें एक सिमिलरिटी होती है। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में 3 कजिन हैं या 3 भाई बहन हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। आई होप आपके घर में इन नाम के बच्चे नहीं पाए जाते होंगे लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ये तीनों एक ही कक्षा में हैं और तीनों एक ही बराबर हैं उम्र में भी, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। अगर हम ये कहें कि जो बच्चा ए है वो बी के बराबर है और जो बच्चा बी है वो बच्चे सी के बराबर है, तो क्या हम दोनों को जोड़कर ये नहीं कह सकते कि ए सी के बराबर है। जब पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो तीसरा भी तो पहले के बराबर होगा। यही हमारा साहचर्य नियम है। यानी इसमें क्या आता है, इसमें हम किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं। यानी हम इधर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, बराबर के उस तरफ भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और अब हमको केवल ब्रैकेट बदल देना है। एक बार ब्रैकेट हमको a और b के बीच में लगा देना है और एक बार ब्रैकेट हमको b और c के बीच में लगा देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मैट्रिक्स a में b को जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो उत्तर आए उसमें c जोड़ें, या फिर हम b और c को जोड़ दें और उसमें जो उत्तर है उसमें a जोड़ दें, और या एक तीसरा रिजल्ट भी हो सकता है कि हम क्या करें, a और c को जोड़ दें और उसमें अंत में b जोड़ दें। कुछ भी करें, हर स्थिति में उत्तर समान आएगा। अब ये हमारा योग पर भी लगता है। देखिए जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, इन्हें हमें जोड़ना है इस तरह से। चाहे हम 1 और 2 को जोड़ें 3 आएगा, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते तो ब्रैकेट हमने हल किया, 1 और 2 जोड़ा 3 आया और प्लस 3 लिख लिया। यहाँ पर आगे 1 को लिख लिया और ब्रैकेट हल किया तो 3 और 2 5 आ गया। 1 2 3, हाँ 3 2 5 आ गया। अब हमने क्या किया, आखिरी में जब 3 और 3 को जोड़ा तो भी 6 आया, और जब 1 और 5 को जोड़ा तो भी 6 आया। तो उसी तरीके जो हमारे आव्यूह होते हैं उनमें अगर हमें कोई 3 आव्यूह दिए हों तो हम पहले और दूसरे को जोड़ करके बाद में उसमें तीसरा जोड़ सकते हैं, या फिर दूसरे तीसरे को जोड़ करके बाद में उसमें पहला जोड़ सकते हैं, या पहले और तीसरे को जोड़ के बाद में उसमें दूसरा जोड़ सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसे जोड़ सकते हैं। अब आपके 2 छोटे छोटे से और बचे हुए हैं गुणधर्म, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके इसी चैप्टर में इसी लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूँ। सॉरी, मैंने आपको इसे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया। a प्लस बी प्लस सी, ये आपको मेनली याद रखना है। 3 आव्यूहों के लिए क्या होगा, पहले दूसरे को जोड़कर तीसरे को जोड़ना, या दूसरे तीसरे को जोड़कर पहले को जोड़ना, सब हर प्रकार से ये समान होगा। अब थर्ड है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, या थर्ड गुणधर्म क्या होता है, थर्ड आइडेंटिटी होती है आप
योग के तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, योग के तत्समक का अस्तित्व। अब योग का तत्समक क्या होता है? देखिए, तत्समक के बारे में मैंने बताया था, एक ऐसा आव्यूह या एक ऐसा अंक या कोई भी चीज जिसको जब किसी नंबर पे अप्लाई किया जाए यानी उस पे जोड़ा जाए तो हमको फिर से वो नंबर प्राप्त हो जाए। तो योग का तत्समक हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। जीरो ही योग का तत्समक होता है हर स्थिति में। जब भी आपको कभी पढ़ाया जाएगा कि योग का तत्समक क्या है तो जीरो है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अंक में जब जीरो को जोड़ेंगे तो आंसर में वही अंक हमको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, यानी योग का तत्समक क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन इसी तरीके अगर हम आव्यूह में योग का तत्समक निकालें तो यहाँ शून्य ना होकर के शून्य आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ बात आव्यूहों की हो रही है, सिंपल नंबर्स की बात नहीं हो रही, आव्यूह की बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो भी तत्समक अवयव है वो शून्य के बजाय शून्य आव्यूह यानी पूरा आव्यूह ही तत्समक अवयव में आ जाएगा और अवयव अस्तित्व में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? तत्समक का अस्तित्व होने का मतलब यह है कि ए अगर कोई एक आव्यूह है तो एक आव्यूह होता है ओ। ठीक है, जो शून्य आव्यूह होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं हमेशा। मैंने आपको बताया था शून्य आव्यूह को ओ से, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बताया था शुरुआत में सबसे पहली क्लास में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो जब आप ए में ओ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। और उसी तरीके ओ में अगर ए को जोड़ेंगे तो भी ए आएगा। यानी अगर जीरो में एक को जोड़ेंगे तब भी एक में जीरो को जोड़ेंगे तब भी एक। यानी यहाँ पे आव्यूहों के बीच में एक ऐसा आव्यूह भी उपस्थित होता है जिसे किसी भी आव्यूह से जोड़ने पर दोबारा वही आव्यूह हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं योग के तत्समक का अस्तित्व। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी हमें काम पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर सॉल्व करते टाइम हमें योग ये तत्समक आव्यूह मिल गया, जीरो वाला आव्यूह मिल गया, तो वो क्या होगा, हमारे लिए वहां पे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद में आखिरी जो आपका वो है पॉइंट, वो है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। चौथा पॉइंट है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हर आव्यूह का एक ऋण आव्यूह भी होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर आप नॉर्मली किसी आव्यूह को ए से डिनोट करते हैं तो इसके ऋण आव्यूह को माइनस ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर अंक का एक ऋणात्मक अंक भी होता है, जैसे +1 का -1 होगा, +50 का -50 होगा। तो उसी तरह आव्यूह में भी क्या होता है, +a का एक ऋणात्मक आव्यूह -a भी एग्जिस्ट करेगा। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जब a में -a को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, शून्य आव्यूह आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी +1 में -1 जोड़ देंगे तो +1 और -1 कट करके 0 हो जाएगा। तो उसी तरह जब किसी आव्यूह में उसका ऋणात्मक आव्यूह जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, उत्तर में हमको शून्य आव्यूह प्राप्त होगा। और यही होता है कि योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये ऐसी चीजें थी जो आपको देखने में थोड़ी सी कठिन भले लग सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बल्कि ये आपकी कठिनाई को आसान करने के लिए है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपकी शायद एक्सरसाइज है, नहीं एक्सरसाइज नहीं है, आव्यूह का गुणन है, और फिर इसी तरह से गुणन के गुणधर्म है। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 3.2 आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कभी नहीं शुरू करती हूँ, हमेशा आपको अच्छे से सिलेबस वो जो आपका टॉपिक्स है उन्हें क्लियर करा देती हूँ। क्योंकि जब आप अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आप प्रश्नावली हल करेंगे आपको अपने आप आंसर आएंगे। कभी कभी आप अटक सकते हैं तो उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगी। लेकिन अभी क्या करेंगे, जैसे हमने योग पूरा सीख लिया, योग और घटाना समझ लो एक में ही आ गया। पहले जोड़ना सीखा,
घटाना सीखा और जोड़ने के जितने गुण होते हैं वो सीख लिए। अब कल हम क्या सीखेंगे, दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। कल का लेक्चर बहुत ही सीरियसली से आपको देखना है, क्योंकि जो गुणा होता है वो योग से थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और ये आपके लिए भी एक चैलेंज होगा और मेरे लिए भी। मैं ऑनलाइन क्लास में आपको योग का गुणा अवयव का गुणा करना कैसे सिखाती हूँ, ठीक है। तो सीरियसली देखिएगा और तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस को प्लीज़ बताइए, अपने 11th क्लास के भाई बहनों को भी जोड़िए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। मैं भी आपके लिए पूरी की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए। थैंक यू।